शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित 16वां अध्याय जो रजिया सज्जाद की रचना है नमक कहानी को पढ़ेंगे। उसका द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। तो बच्चों, पहले दिन अर्थात अपने प्रथम व्याख्यान में हमने देखा था कि साफिया अपनी सिख बीवी को वहाँ से नमक लाने के लिए भांत भांत के प्रयत्न कर रही है, भांत भांत के प्रयास कर रही है और मन ही में उसके अनेकों तरीके के विचार चल रहे हैं कि वह किस तरीके से ले जाएगी, फलों की पेटियों में ले जाएगी, अपने पर्स में ले जाएगी या अन्य सामान में ले जाएगी। यहाँ तक कहती है कि जो पुराने नायक हुआ करते थे, यहाँ तक कि कहती पुराने जो हीरो हुआ करते थे या पुराने जो नायक हुआ करते थे वो अपने रार में इस जांग होता था और अपने जांग को चीर कर करके और कोई ऐसी वस्तु जो होती थी वो उसको उसमें छिपा करके और लेके चले जाते थे। तो यह भी कहती कि मैं भी किसी न किसी तरीके से उसको अपने यहाँ अपने सिख बीबी के पास पंजाब लेकर के आना चाहती है लाहौर से और भांत भांत के प्रयत्न उसका कर रही है। करते में उसे ढेर रात हो जाती है और वह चादर ओढ़ करके सो जाती है। उसके बाद रात को तकरीबन 1:30 बजे थे और मार्च की सुहानी हवा खिड़की से चली आ रही थी। कहते गर्मी का मौसम था और रात के करीब 1:30 बजे थे। मौसम ठंडी की तरफ अर्थात जो गर्म का आभास होता है वो खत्म हो चुका था, मध्यम पड़ चुका था और उधर से अब नमी अर्थात मौसम में नमी आ चुकी थी और खिड़की जंगले झरोखे के माध्यम से एकदम टहाटा चंद्रमा आकाश में छाया हुआ था। चांदनी रात चारों तरफ एकदम खिली हुई थी, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुबह का प्रातः का उजाला हो, ऐसा वो महसूस कर रही थी और हल्की हल्की सी हवा आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा कि चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा है। कहता है चंपा का एक घना दरख्त में पेड़ होता है, तो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका घना जो वृक्ष है, एक फूल का नाम है चंपा, और कहती है कि उसका जो पेड़ है वो जंगले के पास आकर के उसकी पत्तियां लहरा रही हैं। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने और रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। कहती कि कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती, कभी किसी तरह कभी किसी की दबी हुई खांसी की आहट आती, अर्थात कोई रात में कभी कभार खांस देने की करता, तो कभी दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ या फिर चौकीदार की सीटियों की आवाज़ आती और नहीं तो फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उनके 3 सगे भाई थे और ये जो दृश्य बता रही है वो पाकिस्तान का दृश्य है और उसके 3 अपने सगे भाई थे। सहोदर जो भ्राता होते हैं वे 3 उसके सगे भाई थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी। कहते हैं कि बेशुमार अर्थात बहुत अत्यधिक पसंद करने वाले उसके अपने दोस्त थे। अपने पिता की कब्र थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मोमियत से मुझ पूछती, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, अर्थात बड़े ही प्यार से वो पूछती हैं कि फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों चली गईं, वहाँ क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ जा सकते। उन सबके और साफिया के बीच एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कहती उन बच्चों की इन कल्पना के पीछे
और हमारे उनके यहाँ न आ जा पाने के आगमन के जो कारण थे, उनके पीछे एक सरहद की दीवार थी और ऐसी छड़ों की दीवार, ऐसी जंजीरें जिसको कभी पार नहीं किया जा सकता है। और वो क्या कहलाता था, तो वो जंजीरें, वो दीवार क्या कस्टम के नाम से जानी जाती थी। कल वो लाहौर से चली जाएगी, कहती है सुबह होगा और वो लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए, एक साल से पहले तो वह नहीं आ सकती, और यह भी हो सकता था कि अब वह कभी ना आ सके। कहती है कि अब हो सकता है कि साल भर से पहले तो नहीं आना संभव है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दोनों देशों के संबंध कब खराब हो जाएं और कभी अर्थात इन लोगों का आवागमन कब बंद कर दिया जाए कि भारत से पाकिस्तान कोई नहीं आएगा और पाकिस्तान से भारत कोई नहीं जाएगा। इस तरह के संदेश सरकार द्वारा कब पारित कर दिए जाएं, इस तरह के नियम कब लागू कर दिए जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं था। फिर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और उन चांदनी रात में ठंडी हवा का जो झोंका था वह इसको धीरे धीरे इसके पास तक आकर के इसको स्पर्श करने लगा और उसी में आहिस्ता आहिस्ता इसको नींद आने लगी। इसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। कहती है तब तक मन ही मन वो विभिन्न तरह की कल्पना करती है कि हमारा वहाँ कोठी है, सब कुछ है, लेकिन हम यहाँ बस भी गए, लेकिन हमारा वतन जो है वो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा और लाहौर का किला। कहती है फिर वहाँ इकबाल साहब का मकबरा दिखा, लाहौर का किला दिखा। किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मैल सीरी की खुशबू, मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ हो। और ये सब वो, तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। वो बात फिर दोहराती है। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं के लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ी थी। और ये सारे वो अब तक जो कृत्य हो रहा था वो उसके स्वप्न में हो रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं वो एक वहाँ के निचले हिस्से से एक दूब तोड़ रही हूँ, लेकिन उसके ठंड के आभास से वो ऐसा महसूस करती है कि ये ओस की बूंदों से है, लेकिन वो किनुओं की टोकरी में उसका हाथ पड़ा हुआ था और उसकी ठंड से इसको इस तरह का आभास हुआ। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं में लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे किनु जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अर्थात जब वो इसको दिए थे, जिन लोगों ने उसको बेशुमार चाहने वाले थे, बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करने वाला, अर्थात दोनों देशों में विचरण करने वाला एक फल है। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। अब जाने की संपूर्ण तैयारी, घर से निकल चुकी है साफिया और फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई, दिल्ली मीन्स दिल्ली, और दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था, और जो उसका भाई था दिल्ली तक का टिकट उसे दे दिया था, वहाँ तक की संपूर्ण व्यवस्था उसने कर दी थी और हाथ में टिकट लिए वो प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ यही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुंजाएं। कहती न जाने यहाँ हजारों, सैकड़ों, न जाने लाखों लोगों तक यहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन इन समस्त लोगों के बीच उसकी निगाहें उन किनुओं की टोकरी पर होती है और सिर्फ उसके मन ही में ऐसा ख्याल चलता है, सिर्फ मन ही मन वो सोचती है
कि शायद किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ मैं ही ऐसा जानती हूँ कि इन किनुओं की टोकरी में के तह में इस सबसे नीचे इसके वाले हिस्से में नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसे जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली और मन ही मन उसका मन कस्टम के जांच के लिए बाहर निकालने जब उसका सामान कस्टम के जो अधिकारी वर्ग थे वह जांच करने के लिए बाहर निकालने लगे, उसमें एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया। मन में उसने थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में हुई और तुरंत उसने फैसला किया कि यह मोहब्बत का तोहफा है, यह चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को वह दिखाएगी वह। और उसने निकाल करके अपने पर्स में रख ली और जिसमें उसका पैसे का पर्स, पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी और जैसे ही सामान कस्टम विभाग की चेकिंग के बाद रेल में चढ़ने को हुआ, वैसे ये एक कस्टम विभाग का जो बड़ा अफसर था उसकी तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मोजें खाली हो चुकी थी। कहती ज़्यादातर मेज़ें जो सामान रखने की थी या जो बैठने की थी वो सब खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वह कुछ जंच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और साफिया उनके पास जा कर के उनके परिधान, उनकी वेशभूषा को देखती है और वो उस वर्दी में बहुत अच्छे खिलते नहीं रहे थे, बहुत अच्छे उन पे वो वर्दी सूट नहीं कर रहे थे। साफिया उनके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। और उन्होंने कहा जी आप कहिए क्या कहना चाहती हैं। और नीचे से ऊपर तक उन्होंने साफिया को बड़े ही करीब से देखा। उसने लहजे से साफिया को हिम्मत बढ़ा दी, आप कहाँ के रहने वाले हैं। साफिया ने कहा कि आप कहाँ के उनकी वेशभूषा, पहनावे और चाल चलन, शारीरिक संरचना से ऐसा प्रतीत होता था कि वो पाकिस्तान के नहीं हैं। साफिया ने उनसे ऐसा प्रश्न कर दिया, पूछ लिया तो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। और इनके चाल चलन, इनकी वेशभूषा, इनके भाषा को देख कर करके और इनके रहन सहन स्वभाव को देख करके वो अफसर भी अंदाज़ा लगा लेता है कि यह भी यहाँ की नहीं है, अपने किसी शुभचिंतक से मिलने आई होंगी। तो कहता है कि मेरा वतन तो दिल्ली है और आप भी तो यहाँ की नहीं प्रतीत होती हैं। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। साफिया कहती है जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ और अपने भाइयों से यहाँ मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए, मैं आपको भी तो शायद इधर आए। वह कहती हाँ, वो लोग इधर आ गए और यहीं के वासी हो गए, मैं उधर की, शायद आप भी ऐसा ही हुआ होगा तो आप यहाँ हो गए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। तब वो अफसर कहता है कि जब पाकिस्तान बना था, बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था, उस दौरान हम यहीं रहे हुए थे और हम यहीं के होकर के रह गए। मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है, लेकिन मेरा जो देश है, मेरी जो मातृभूमि है वो दिल्ली है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनसे सब कुछ बता दिया। साफिया ने अपने हैंडबैग को अर्थात पर्स को मेज पर रख करके नमक की पुड़िया हाथ से निकाली और एक एक करके उनके सामने हिचकते हुए अपनी सारी बातें कह दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और उन्होंने कहा देखिए, मोहब्बत का पैगाम है और मोहब्बत जो होती है वो कस्टम से इस तरह फरार हो जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा।
और वह कहता है कि जामा मस्जिद जो दिल्ली में पाई जाती है, उनको मेरा जामा मस्जिद को मेरा सलाम। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है वैसे उन लोगों में मस्जिद होता है। तो जैसे हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वैसे वो लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो वो जामा मस्जिद की तरफ सर झुका करके विनती आग्रह करते हैं कि आप उनको मेरी तरफ से सलामगी दीजिएगा और उस बेगम को कहिएगा जिनका ये नमक है कि उनका वतन आज भी लाहौर है और मेरा वतन दिल्ली, लेकिन वो हम यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर में हैं और वो लखनऊ में। बाकी सब रब्ता, अगर हम दोनों ठीक हैं, हम दोनों के विचार ठीक हैं और हम एक दूसरे को इस तरह से मानते हैं तो रब्ता रब्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, अर्थात धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई। साफिया फर्स्ट गेट जो था, फर्स्ट एंट्री जो थी, वहाँ से पार करके आगे बढ़ गई। वे वहीं खड़ी रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए ओठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी पे पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। और कहते कहते बैठे कब अमृतसर आ गया इसको पता ही नहीं चला। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरत और एक से लिबास, अर्थात वहाँ के लोगों की एक ज़मीन का जो समतल उबाऊपन, जो ऊंची नीची पहाड़ियाँ, सब कुछ एक समान, एक भाषा लोगों की थी, एक सी सूरत प्रतीत होती थी और एक से पहनावे सबके प्रतीत होते थे, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थी जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, अर्थात लोगों के जो अपशब्द थे वह भी बड़े प्यार से एक दूसरे को दिए जा रहे थे और वह भी एक से प्रतीत होते थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदी के दोनों के हाथों में थी। लेकिन सिर्फ इतना देखने को परिवर्तन मिलता था कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी और कब किस पे कौन टूट पड़े ये स्थिति अर्थात समय और परिस्थिति बताने का कार्य करती थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे और अमृतसर में जो कस्टम का अफसर था वह फर्स्ट क्लास वालों के जो सामान थे उनका जांच उनके डब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। और एक अफसर के पास वहाँ भी अमृतसर में भी साफिया जाती है और जा कर के उनको हाव भाव और चाल चलन वेशभूषा से वो बंगाली प्रतीत होते थे और उनके पास जा कर के कहती है कि देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हेडबंक खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनसे सब कुछ कह सुनाया। फिर वह पुड़िया निकालती है और उनसे दबे स्वर में उनसे अटक रही है, झिझक रही है, हिचकिचा रही है, वह घबरा भी रही है, लेकिन अपनी सारी बातें कह देती है। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, उसकी हिम्मत को देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले इधर आइए जरा। और जब संपूर्ण बातें हो गई तब उन्होंने साफिया को नीचे से ऊपर गौर तक देख करके धीरे से आवाज़ में कहा कि आप इधर आइए। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुराकर बोले आइए आइए ना। और जैसे वो एक प्लेटफार्म पर एक गोपनीय कमरा था और उसमें वो चले गए। साफिया को भी अंदर आने का उन्होंने आदेश दिया। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले बैठिए। और उन्होंने जेब से रुमाल निकाली, कुर्सी को साफ किया और साफिया को बैठने को कहा। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी, अब क्या होगा। और जैसे ही वहाँ से झांक करके और उन्होंने बाहर से एक पुलिस वाले को बुलाया कि साफिया के पैर तले से ज़मीन खिसक गई कि अब तो जो होना था वो पक्का था। तब मैं आजीवन के लिए जेल चली गई, अब कभी इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं देशद्रोही हो गई, मैं गुनाह हो गई, आदि आदि की बातें उसके मन में चलने लगी।
दो चाय लाओ अच्छी वाली, और उन्होंने आदेश दिया कि दो अच्छी चाय लेके आओ। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। पुलिस की आखिर कौन है जिसको ये अफसर अर्थात साहब चाय पिलाने की बात कर रहे हैं, महिला कौन है? आध याद नज़रों से गौर से देखता हुआ आगे की तरफ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खोली, उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली, और फिर उसने मेज़ का एक नीचे की जो कीबोर्ड होता है उसको उन्होंने कबर्ड को खोला और उसमें दूर तक हाथ डाल करके एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द, शमसुल शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? उन्होंने क्या कहा? आप ईस्ट बंगाल के? हाँ, मेरा वतन ढाका अर्थात बंगाल है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं कोई 12-13 साल का था। वो कहते हैं जब भारत पाकिस्तान अर्थात जब इस देश का बंटवारा हुआ उसी दौरान मैं यहाँ का होकर के रह गया, और जब बंगाल का और इसका भी बांग्लादेश पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। आप किस वतन की बात कर रहे हैं? साफिया आश्चर्यचकित होती है। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा मुना मानकर कहा, और वो पल भर के लिए नाराज़ हो गए। कहा, अभी तो मैंने आपको कहा कि मेरा वतन ढाका है अर्थात पश्चिम बंगाल है। हाँ हाँ, ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब मीन्स नमक होता है। तो उन्होंने कहा, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, लेकिन जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर यहाँ के डाब की क्या बात, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठा करके आगे आगे चलने लगे। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया और वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के और साफिया का वो बैग लेकर के और आगे आगे उसके चलने लगे और साफिया उनके पीछे चलने लगी। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पांव वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। मन ही मन साफिया के इस तरह चल रहा था कि किसका वतन कहाँ है। ये तो हमारे मन की आत्मनिर्भरता पे करती है, हमारे मन के विश्वास पे करता है। न जाने इस राजनीतिक परिवेश में आकर के हम कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अपने अर्थात पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत का और भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान का, बंगाल में रहने वाले लोग पाकिस्तान का इस तरह से द्वेष रख पाले हुए हैं, लेकिन आज भी हम एक हैं। और उनको तरफ करते हुए संकेत करती है और वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और वहीं से सोच कर करके और ये चले आते हैं। सारे अफसर हैरान होते हैं उसकी बहादुरी, इसको मत और सिख बीबी को वो अपने किए गए वचन के अनुसार नमक दे करके अपना वचन पूर्ण करती है। इस तरीके से अब दोनों देशों के बीच यथावत एक समय ऐसा आएगा कि यथावत स्थितियाँ सही हो जाएगी। अभी वहाँ के लोगों को, वहाँ के कार्यरत लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि यथावत सब कुछ सही हो जाएगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होती है तो बेहिचक पूछने का कार्य करिएगा और आप इस पार्ट को गौर से देखिएगा, पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहीं पे पार्ट खत्म होता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।